गांव सोनापुर के आखिरी छोर पर एक पुरानी चाय की दुकान थी। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने रखी लकड़ी की कुछ बेंचें। शाम ढलते ही यह जगह गांव की सबसे चहल पहल वाली जगह बन जाती थी। खेतों से लौटे किसान, मजदूर और बुजुर्ग वहीं बैठकर दिन भर की बातें करते, हंसी मजाक करते और चाय की चुस्कियों के साथ समय बिताते। उस शाम भी माहौल बिल्कुल वैसा ही था। तभी गांव के सबसे सम्मानित रिटायर्ड शिक्षक हरिनारायण बाबू धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। सभी ने उनका आदर से स्वागत किया। कुछ देर तक गांव की सामान्य बातें होती रही, लेकिन फिर सभी ने उनसे उनके जीवन का कोई ऐसा अनुभव सुनाने की जिद की जिसे वे कभी भूल न पाए हो। कुछ पल तक वे चुप बैठे रहे। उनकी आंखों में जैसे कई साल पुरानी यादें लौट आई। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। ये कई साल पुरानी बात थी। रात काफी हो चुकी थी। शहर की भीड़ लगभग खत्म हो चुकी थी और सुनसान सड़कें पीली स्ट्रीट लाइटों की रोशनी में अजीब सी लग रही थी। उसी रास्ते पर राघव अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर अपने ससुराल की ओर जा रहा था। उस दिन उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। उसने अपनी पत्नी मीरा के लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदी थी और मन ही मन सोच रहा था कि उसे यह सरप्राइज कितना पसंद आएगा। रास्ते में उसकी पत्नी का फोन आया। दोनों की बातचीत के दौरान मीरा ने याद दिलाया कि गांव पहुंचने से पहले रास्ते में पड़ने वाली दुकान से ताजी मछली लेते आना। राघव मुस्कुराया और बिना देर किए उसी तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे दूर एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। वहां एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जिसका नाम गोविंद काका था। वर्षों बाद राघव को देखकर वह खुश हो गया। उसने नदी से आई सबसे ताजी मछली चुनकर उसे दे दी। कुछ देर पुरानी बातें हुई और फिर राघव वहां से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह दुकान से थोड़ा आगे बढ़ा, उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी। हवा पहले से ज्यादा ठंडी लगने लगी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। उसने इस अजीब एहसास को नजरअंदाज किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वह अपने ससुराल के बाहर पहुंच गया, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। दरवाजे पर मीरा और उसके पिता बेचैनी से सड़क की तरफ देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राघव ने कई बार आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह उनके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर भी जैसे उसकी मौजूदगी किसी को महसूस ही नहीं हुई। मीरा बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो उसके सामने खड़ा होकर भी उसके लिए मौजूद नहीं था। राघव की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। घबरा कर वह वहां से भागने लगा। कुछ दूर सुनसान रास्ते पर उसे सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध साधु दिखाई दी। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। उन्होंने बिना कुछ पूछे राघव की ओर देखा और उसे अपनी बीती रात याद करने को कहा। राघव ने पूरी कोशिश की। उसे याद आया कि मछली की दुकान से निकलने के बाद दो अजनबी काफी देर तक उसके पीछे चल रहे थे। फिर अचानक उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। साधु ने शांत स्वर में सच्चाई बता दी। रास्ते में उन्हीं दो लोगों ने पीछे से हमला किया था। एक ही वार में उसकी मौत हो चुकी थी। अब जो चल रहा था वह उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी भटकती हुई आत्मा थी। राघव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह बार बार खुद को जीवित साबित करने की कोशिश करता रहा। तब साधु उसे उस जगह ले गए जहां हमला हुआ था। सड़क के किनारे अंधेरे में एक निर्जीव शरीर पड़ा था। जब राघव ने ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शरीर किसी और का नहीं, उसी का था। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। पत्नी का इंतजार, पहली सालगिरह, वह साड़ी और हाथ में पकड़ा मछली का थैला, सब कुछ वहीं खत्म हो चुका था। उस रात राघव पहली बार समझ पाया कि सबसे दर्दनाक सच्चाई मौत नहीं होती, बल्कि यह एहसास होता है कि अपने सबसे करीब लोगों के सामने खड़े होकर भी वे तुम्हें कभी देख नहीं पाएंगे। मास्टर हरिनारायण बाबू ने कहानी खत्म की तो चाय की दुकान पर गहरा सन्नाटा छा गया। किसी के पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था।
केवल चाय के कपों से उठती भाप और दूर से आती हवा की आवाज उस खामोशी को और भयावह बना रही थी।